गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेल पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड ऑफ, व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल किससे बना होता है, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम, ये जो बीच बीच में आपका ब्लू कलर में आ रहा है ना क्वेश्चन आंसर, इसके जो आंसर्स हैं मैं ऑलरेडी आपको नोट्स में देती जा रही हूँ। आप नोट्स को थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपके इसके आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नाउ यू आर इन क्लास 9, सो यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू राइट आंसर्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको नोट्स में दिखेगा हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल through his self-designed microscope. He discovered the cell in a bark of a tree called cork cells. So these things also mentioned in the notes given. Okay, second thing is, why is cell called the structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, तो ये भी ऑलरेडी आपके नोट्स में एकदम साफ साफ मेंशन है। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट? बिकॉज अ सिंपल एंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर से स्टार्ट फ्रॉम अ सेल, आवर द basic unit of life is cell only. And why it is called functional unit? Because simple to simple function starts with a single cell. When cell unite, they form tissue. When collected many tissues, then they form organ. And we can any organ can only perform better when each and every cell of that organ is performing better. So the functional unit is also cell. ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी है। तो क्वेश्चंस आप तुरंत सॉल्व करते जाइए और मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करिए, वेदर यू आर मेकिंग योर कॉपी और नॉट। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। ओके, जब आपका स्कूल खुलेगा और आपका नोट्स चेक होगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर वही है, आपको नोट्स फिर एन मोमेंट पे फिर जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप अपना नोट्स पहले से कंप्लीट करते जाएं। नोट्स मैं जो आपको भेज रही हूँ वो भी करना है। क्वेश्चन आंसर की कॉपी आप हो सके तो अलग बना लीजिए, पतली दोनों की कॉपीज़ बनाइए। खास करके क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर आप एकदम साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में करिए। आप चाहे तो दोनों एक साथ भी बना सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से सेल बना होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेल। ठीक है, अब देखिए मैंने अगर आपको इस पर ड्रॉ करके दिखाया स्टूडेंट्स एक सेल। ठीक है, सपोज कि आई एम फर्स्ट टाइम ड्रॉइंग प्लांट सेल, देन आई विल ड्रॉ एनिमल सेल। ठीक है, दिस इज प्लांट सेल. Okay, I am using two different colors so that you should understand it properly. Okay, this is plant cell. One layer is this and one layer is this. I am making one more layer above this layer. ठीक है, this is your plant cell. Why I am making two layer? Because two layers are there students. In plant cell two membranes are there. First membrane, the upper one, is called cell wall. In plant cell wall is absent in animal cell. You have already studied it in class 8th. Okay, that cell wall is present in plants only, not in animals. जो second layer है, the second layer called cell membrane, या इसको plasma membrane भी बोलते हैं, cell membrane. ठीक है students, cell membrane, or it is also called as plasma membrane. I am writing here because I don't have the space. Plasma membrane. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. विच वन इज सेल मेम्ब्रेन? सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है आपके एनिमल्स में भी, बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स. इस बात को ध्यान रखिएगा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें. फर्स्ट लेट अस इरेज इट. इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं सेल के अंदर का. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. चलिए अब हम लोग और देखते हैं आगे. तो इस सेल में अगर ये हमने प्लांट सेल बनाया है तो इसमें बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होगा जो कि लगभग 90% जो है स्पेस कवर कर लेता है सेल का.
उसके बाद न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसका मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का ये, और इसमें डीएनए होता है इस तरह से, और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, जो है वो ब्रेन है सेल का, उसी से पूरा सेल कंट्रोल होता है, तो न्यूक्लियस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद छोटे छोटे राइबोसोम्स होंगे, दीज आर द राइबोसोम्स विच मेक प्रोटीन फॉर द सेल, ओके। उसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसी के पास से, न्यूक्लियस के पास ही इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना होता है, ठीक है। उसी तरह का गोल्जी बॉडी भी बना होता है, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स इसमें होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो हमको इसमें थोड़ा सा डिलीशन करना पड़ेगा। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है विच इज ओनली प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट भी जो है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल इतना बड़ा सा जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें एनिमल सेल में होंगी। ये जो पेरीफेरी में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है किनारे छोटा सा न्यूक्लियस, एक्चुअली एनिमल सेल होता तो यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस होता, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। देखिए हम लोग और देखते हैं ध्यान से इसको। तो ये कुछ डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। जल्दी से हम आपको प्लांट सेल भी बना के एनिमल सेल भी बना के दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसा होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होगा, न्यूक्लियस बड़ा सा होगा इस तरह से, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस बड़ा सा होगा, यहीं से इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, वो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के पास उसी के नीचे जस्ट इस तरह से गोल्जी बॉडी होता है, ऐसा ही प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन वहाँ जगह नहीं था वैक्यूल की वजह से, इसलिए हम नहीं बना पाए, ठीक है। ये सब प्लांट सेल में भी होगा। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस बड़ा सा होगा, न्यूक्लियस में वही होगा डीएनए न्यूक्लियोलस, इसमें भी होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी था इसमें भी था, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, लाइजोसोम्स होंगे, सेंट्रियोल्स होगा, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं एनिमल सेल के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम लोग नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन क्लियरली अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब की हम लोग डिटेल्ड स्टडी नाउ वी विल डू। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर की कवरिंग है सेल की, ठीक है। सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर से इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है, ये इसकी मेन खासियत है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो इसके भी बाहर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल कुछ ही मटेरियल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और कुछ जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको अंदर बाहर आने जाने नहीं देता नहीं है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को सेल के अंदर आने देगा, कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को सेल के बाहर जाने देगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अब सपोज़ कि इसमें से कुछ प्रोटीन्स या कुछ जो भी इसके अंदर है, कुछ आयंस बाहर जाने हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अंदर बाहर जाने देगा। बाहर से कुछ अंदर आना है तो डिपेंड करता है उसको आने देगा कि नहीं, ठीक है। तो प्लाज्मा इज द सेलेक्टिवली
परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर या बाहर जाने देता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेल इट अलाउज एनीथिंग इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। ओके, नाउ देखिए कैसे ये मूवमेंट होता है, हाउ दिस मूवमेंट अकर्स, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, किस तरह से मूवमेंट होता है। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है, ये कुछ नाम आप पहले भी सुने होंगे। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, ये चीज़ें हमको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ये कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू चीज़ें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। एक वर्ड है डिफ्यूज़न, एक वर्ड है ऑस्मोसिस। इसको आप ध्यान से स्टूडेंट सुन लीजिए, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है और इससे क्वेश्चन पूछता है। डिफ्यूज़न से कौन सी चीज़ें अंदर आती हैं, डिफ्यूज़न किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस से कौन सी चीज़ें अंदर बाहर करती हैं और ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये दो चीज़ें आप अभी दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आगे आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. कुछ substances जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी, मतलब उसके अंदर बाहर मूव करेंगी। किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। मीन्स O2 एंड CO2 मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट O2 एंड CO2 moves by the process of diffusion. Okay, ये पूछ सकता है कि how O2 and CO2 move across the cell membrane. So by the process of diffusion you have to write there. ठीक है, we have studied the process of diffusion in earlier in chapters. ठीक है, पिछले चैप्टर्स में मतलब क्लास 8 में हमने डिफ्यूज़न पढ़ा हुआ है। We saw there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. देखिए डिफ्यूज़न कैसे होता है, हाउ इट अकर। सपोज कि हमने यहाँ कोई अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, यहाँ पे अगरबत्ती जला दी हमने, ठीक है। इस अगरबत्ती की खुशबू जहाँ हमने जलाई है बस वहीं नहीं लॉक होकर रह जाती है। इस अगरबत्ती की खुशबू जिस रूम में आपने जलाई है उस पूरे रूम में फैल जाएगी। आप इस कोने में जलाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसकी खुशबू इस कोने में नहीं आएगी। तो ये कैसे, इसकी ये जो खुशबू थी ये कैसे यहाँ से यहाँ ट्रैवल की, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके स्टूडेंट्स, इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। यहाँ पे चूँकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो ये क्या किया, इसके इन्वायरमेंट में ये मिक्स हो के चारों तरफ डिफ्यूज़ करने लगा। जहाँ इसका कंसंट्रेशन लो था यहाँ इसका कंसंट्रेशन हाई था, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से ये चारों तरफ मूव होने लगा वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज़ लो। तो डिफ्यूज़न हमेशा होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आप सपोज़ कि कहीं पानी गिरा देते हैं, आपने इस कोने में पानी गिराया तो पानी जहाँ तक वो बह सकता है वहाँ तक वो बहेगा। ठीक है, इसको डिफ्यूज़न तो नहीं बोलते हैं, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ये भी जो है यहाँ तक बहेगा, जहाँ तक वो बह सकता है, उसके बाद वो पूरे में नहीं जाएगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है, वो लगभग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव होता रहेगा। कब तक मूव होता रहेगा, जब तक कि पूरे उस रूम में या पूरे उस जगह पे बराबर इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो CO2 और O2 भी डिफ्यूज़न के थ्रू ही, सपोज कि ये सेल है, इस सेल के अंदर O2 को आना है तो O2 मतलब कि बाहर में बहुत ज़्यादा था, O2 बहुत ज़्यादा था और अंदर में कम है, तो अंदर में ये डिफ्यूज़ हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बाहर में बहुत ज़्यादा है, अंदर में बहुत कम है, तो O2 विल डिफ्यूज़। CO2 सपोज है, CO2 अंदर में बहुत ज़्यादा है, बाहर में कम है, तो इट विल डिफ्यूज़ आउटसाइड। डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस यू हैव गॉट नाउ। तो ये तो हो गया O2 और CO2 की बात। ठीक है, अब वाटर कैसे मूव करता है फ्रॉम इनसाइड अ सेल। तो वाटर ऑल्सो मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर मूव्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ये टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही है, लेकिन यहाँ पे बस डिफ्यूज़न किसका होता है, वाटर का। ऑस्मोसिस में और कुछ नहीं होता, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर होता है। डिफ्यूज़न किसी भी चीज़ का हो सकता है, डिफ्यूज़न गैस टू गैस हो सकता है, सॉलिड टू गैस हो सकता है,
लिक्विड टू गैस हो सकता, लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है, तो डिफ्यूज़न तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का ही होता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं होता। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पहले आज आप लोग ध्यान से ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पढ़िए। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस ध्यान से इसको आप लोग समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।